हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। सभी लोग ठीक ठाक होंगे, सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। और बच्चों आप लोग अपनी तैयारी में टेलीग्राम सॉल्यूशंस को लगातार प्रिपेयर कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल में दिए गए हैं उन सबका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड है, तो आप लोग उनको जरूर तैयार करते रहें। जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चों दिया गया है, आप लोग उस लिंक को जाकर के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। और उसके सोल्यूशन के लिए जो भी क्वेश्चंस आपको ना आए तो यूट्यूब पर मैंने पार्ट 01, पार्ट 02, पार्ट 03, 4, 5, ठीक है, ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 80 या 82 तक के सोल्यूशंस को डिक्लेयर किया जा चुका है। और आज ही उसी का टेलीग्राम सोल्यूशन पार्ट 06 लेकर मैं आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 82 के आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को ध्यान लगा के करें और सारे सॉल्यूशंस को समझें, जिससे आपको कोई भी कठिनाई ना हो। और एक बात और जरूर मैं सबको बता दूं कि टेलीग्राम में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं चैनल में उन सबके आप नोट्स जरूर बनाते रहें, ठीक है, जिससे आपके पास पूरा कंटेंट, पूरा मैटर ऑलरेडी पहले से ही रहे। और सॉल्यूशन के लिए तो मैं आपको काम करा ही रहा हूं, ठीक है। तो चलिए कॉपी पेन सभी लोग निकाल लें और स्टार्ट करें टेलीग्राम सॉल्यूशन का पार्ट 06। इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 से आगे स्टार्टिंग करेंगे। सभी लोग क्वेश्चंस को तैयार जरूर करें। मैं बार बार हर वीडियो में इस बात को रिपीट करना हूं कि क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर जरूर करें। जब तक आप क्वेश्चन को रेडी नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि 200 ग्राम की गेंद को ऊपर की ओर 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो 7 सेकंड के बाद गेंद की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज थ्रोन विद वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड्स, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर 7 सेकंड विल बी। क्या क्या आपको बच्चों दिया है, गेंद का द्रव्यमान दिया है। कई बच्चों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था क्लास में कि सर इसका आंसर बता दीजिए, कैसे मतलब क्वेश्चन किया जाएगा, तो तरीका आप समझ लो। ग्राम को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेना किलोग्राम में, 200 गुणे 10 की घात -3 कर लेना, और 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, और क्वेश्चन कह रहा है 7 सेकंड के बाद t = 7 सेकंड, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, ठीक है। सभी लोग सवाल को ध्यान से समझें। क्वेश्चन उसने हम लोगों से बोला था कि 200 ग्राम की एक गेंद है, इसको ऊपर की ओर फेंका गया। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। u वेलोसिटी से m मास की बॉल को ऊपर की ओर फेंका है, और क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 7 सेकंड, 7 सेकंड के बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी को बताएं, ठीक है बेटा। सभी लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, K = ½ mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, K = ½ mv²। यहां पर m क्या होता है, मास, और v को आप क्या बोलते हो, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो कितने सेकंड के बाद आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, 7 सेकंड के बाद में। तो सबसे पहले आप लोग एक काम कर लेना, 7 सेकंड के बाद में आफ्टर 7 सेकंड बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। मेरी बात समझ में आई। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 7 सेकंड के बाद में गेंद का वेग क्या है, तो सबसे पहले निकालोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 7 सेकंड। 7 सेकंड के बाद में बॉल की वेलोसिटी बच्चों आपको पहले निकालनी है। तो आप बॉल की वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या लगाओगे, v = u - gt, क्योंकि ये ग्रेविटी का केस है, बॉल ऊपर की ओर जा रही है, अपवर्ड मोशन है, और अपवर्ड मोशन में जब गति का समीकरण लगाते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो v = u माइनस लिया जाता है, v = u - gt। अगर बॉल ऊपर फेंको तो u - gt, और नीचे आए तो u + gt, ठीक है। इसलिए v = u - gt। तो u की वैल्यू आपको दी है बेटा 60, g की वैल्यू आप लोग जानते हो 10, और t की जगह 7, 60 - 70 दैट मींस -10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी -10 का मतलब आप समझे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थात g डाउनवर्ड होता है,
और वेलोसिटी किधर है, अपवर्ड, इसलिए यहां पर साइन क्या आया, माइनस। बाकी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक बात बेटा आपको समझ में आ गई कि 7 सेकंड के बाद में गेंद का वेग कितना होगा, -10 मीटर पर सेकंड। अब आप गतिज ऊर्जा निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 7 सेकंड, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 7 सेकंड फार्मूला होता है k = ½ mv²। अगर आप m की वैल्यू को रखो तो 200 ग्राम को किलोग्राम में तो 200/1000, ठीक है, 1000 का डिवाइड कर दिया, और v² का मतलब -10 का होल ऑफ स्क्वायर मींस 100। सभी को समझ में आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया 10। दैट मींस 7 सेकंड के बाद में आफ्टर 7 सेकंड बॉल की गतिज ऊर्जा कितने जूल होगी, 10 जूल। ठीक है, बॉल की गतिज ऊर्जा कितने जूल होगी, 10 जूल। मैकेनिक्स से इस प्रकार की प्रॉब्लम्स कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती हैं, तो एक क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तैयार कर लेना इसको। सबसे पहले क्या निकाल लिया, 7 सेकंड के बाद वेग, और जब वेलोसिटी आ गई उसके बाद फार्मूला बेटा क्या लगा दिया, k = ½ mv²। ठीक है, तो टिक कर दिया जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है 10 जूल। सभी को समझ में आ गया न्यूमेरिकल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? चलिए ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो भी आप बताएं, प्रॉब्लम कुछ अगर आपको समझ में आ रही हो। इंग्लिश हिंदी मीडियम में के बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में मैं एक साथ क्वेश्चन को कराता हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 84। नोट कर लो जल्दी से, इसको रब कर दो, रब कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 84 पढ़े सब लोग टेलीग्राम से, और पिछले वीडियोस को जरूर देखें, जितने भी सॉल्यूशंस कराए जा रहे हैं उनको आप लोग जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 84, सीरियल नंबर 84। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का संवेग 20% बढ़ाया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगी। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 20%, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मोमेंटम को 20% बढ़ाओ। तो अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करो, इसको प्रारंभिक संवेग कहते हो, इनिशियल मोमेंटम यानी प्रारंभिक संवेग, तो अगर वो P1 = P है और सवाल ये कह रहा है कि मोमेंटम को 20% बढ़ा दो, तो नया संवेग यानी फाइनल मोमेंटम, अगर फाइनल मोमेंटम की बात करोगे तो P2 = P+ और 20% बढ़ाया जाता है तो 20% ऑफ P। ठीक है बेटा, और इसी को अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो P2 = P+, 20% को लिखोगे 20/100 × P, तो यहां पर आप बच्चों इसको क्या लिखोगे, P+ P/5, और इसी को आप लोग लिखोगे 6P/5। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि अगर आप किसी वस्तु के संवेग को 20% बढ़ाओगे तो उसका नया संवेग, जिन बच्चों ने ये सवाल पहले नहीं पढ़ा है वो लोग बहुत कायदे से क्वेश्चन को करें। इससे पहले मैं ऑफलाइन में ये क्वेश्चन करा भी चुका हूं, ऑनलाइन में एक मैंने यूट्यूब में न्यूटन्स लॉ वाली चैप्टर को जब रिकॉर्ड किया था तो उसमें क्वेश्चन कराया था, फिर भी आप रिवाइज कर लो। मोमेंटम पहले कितना था P, और 20% मोमेंटम को और बढ़ाया 20% को, तो 20% को आप जानते हो कैसे लिखा जाता है, 20/100, तो 20/100T, दैट मींस ये कितना आ गया, P + P/5, दैट मींस 6P/5। बताइए ये बात सभी को समझ में आ गई? तो फाइनल मोमेंटम बच्चों कितना हुआ, 6P/5। ठीक, अब सभी लोग जानते हो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K = P²/2m। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो K = P²/2m। तो प्रारंभिक और अंतिम गतिज ऊर्जाओं का जब अनुपात निकालोगे और परसेंटेज में चेंज निकालोगे तो हमको क्या निकालना है, मोमेंटम चूंकि बढ़ाया गया तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, तो हम लोग निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि। ये बात सभी को समझ में आ गई? मैंने क्यों लिखा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि जब मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बिकॉज K = P²/2m। तो P के बढ़ने पर K का मान बढ़ेगा, और इसका फार्मूला क्या होता है, ΔK/K × 100% = कैसे आप सॉल्व करोगे, मोमेंटम बढ़ गया है तो P2/P1 का होल स्क्वायर -1 और इनटू क्या करोगे बेटा, 100%। बस ये फंडामेंटल फार्मूला है।
किसी भी क्वेश्चन को रटने की कोई ट्रिक नहीं होती है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो देर तक दिमाग में स्टे रहेगा और वही कायदा होता है। ठीक है, ट्रिक लगाना, ये करना वो करना सब बेकार की बातें हैं, कोई ट्रिक नहीं होती है, सब अपने आप बना दिया जाता है ऐसे ऐसे। आप ऐसे क्वेश्चन को समझो P2/P1, तो बेटा ये जो वैल्यू हमारी आएगी, सब लोग ध्यान समझना, यहां से जो P2/P1 अगर हम लोग निकाल लेंगे, P2 कितना है 6P/5 और P1 कितना P, तो केवल क्या बचेगा 6/5, 6/5। तो बस इस वैल्यू को यहां पे रख दो, तो 6 का होल स्क्वायर 36, 5 का होल स्क्वायर 25 -1 और इनटू कितना आ गया बेटा 100%, और इसी को आप लोग लिखोगे 36 -25 बटे 25 और गुणे कितने परसेंट 100%, और 36 और -25 10 35 11 और ये हुआ 4। ठीक है, ये 4 हो गया और ये 11 × 4, तो बच्चों क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया 44%। सभी को समझ में आ गया। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर आप मोमेंटम अर्थात संवेग को 20% बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा 40% बढ़ने वाली है। काइनेटिक एनर्जी में 44% का इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बेटा 44%, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सभी को समझ में आ गया। अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, ये फार्मूला तैयार कर लो। जब मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मोमेंटम कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर यहां कमी निकालना होता तो ये 1 - P2/P1 का होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहां पर वृद्धि निकालना है तो P2/P1 का होल स्क्वायर -1 होगा और इनटू 100%। सभी को समझ में आ गया। टिक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, बिल्कुल सही है। ग्रीन सिग्नल आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। क्लियर बेटा, नोट कर ले सभी लोग। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए इनको तैयार जरूर करें। ठीक है बेटा, रब कर दिया जाए। तो जो नए बच्चे इस समय चैनल को देख रहे हैं, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और भी इसको शेयर करो, जिससे अन्य बच्चों का भी बेनिफिट हो सके और वो लोग भी क्वेश्चंस को लगाएं। ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स हों, जिनको तैयारी करनी हो कंपटीशन की या जो कर रहे हो, उनको भी आप टेलीग्राम चैनल के बारे में बताएं, वो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें और सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 बच्चों क्या कह रहा है, कैंडिला किसका मतलब है। कैंडिला, कैंडिला बेटा जो कैंडिला होता है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसको कहते हो ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप लोग किससे व्यक्त करते हो, आई से। तो ये सब लोग याद कर लो कि कैंडिला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आई इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ओमेगा। डेल्टा एफ को क्या बोलते हो, ज्योति फ्लक्स, जिसका मात्रक होता है ल्यूमेन, और डेल्टा ओमेगा क्या होता है, सॉलिड एंगल घन कोण, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। सभी को समझ में आ गया। तो ल्यूमेन बटे स्टेरेडियन भी हो सकता है, या इसी को मैंने बोला है कैंडिला। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल लर्न करने वाला, सॉरी ये तो क्वेश्चन लर्न करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 86 पे बच्चों ध्यान दें, 86, किसी बंद गोली सतह के अंदर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी एक बंद सरफेस हो और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सभी लोग बेटा जानते हो कि जो क्लोज सरफेस होता है, अगर उसको चार्ज दोगे तो वो उसके सरफेस पे आता है। पढ़ाया था ना मैंने आपको, याद होगा सभी लोगों को। कमेंट करके बताएं जिन लोगों को ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। खोखला गोला, अभी हाल ही में मैंने कुछ क्लासेस में इसको कराया है। खोखला गोला माने हॉलो स्फीयर। तो अगर आप किसी हॉलो स्फीयर को चार्ज दोगे तो वो चार्ज इसकी सतह यानी सरफेस पर फैलेगा, और जब ये चार्ज उसकी सरफेस यानी सतह पे फैलेगा और आपको कोई पॉइंट अंदर दिया गया है और कहा गया है कि आप यहां पर इस बिंदु पर बताएं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूरी स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है जहां स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कम है। जब स्मॉल आर कैपिटल आर से कम हो तो हम लोग बात करते हैं गोले के अंदर, विद इन द स्फीयर,
और आप लोगों को याद होगा कि चार्ज है बाहर और पॉइंट है अंदर। तो अगर लोग इस पॉइंट से जाने वाला कोई गॉसियन सरफेस बनाएंगे, कोई गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, तो गॉसियन सरफेस यानी जो गॉसियन पृष्ठ है, ये गॉसियन सरफेस है, इसको गॉसियन पृष्ठ कहते हो, गॉस की प्रमेय में आपको पढ़ाया गया था। तो ये जो गॉसियन सरफेस है वो अंदर है, चार्ज है बाहर। गॉस की प्रमेय केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती है जब चार्ज हो सरफेस के अंदर और गॉसियन पृष्ठ हो बाहर। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। यहां पर अगर इस पॉइंट से जाने वाला गॉसियन पृष्ठ हम लोग खींच रहे हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो सरफेस है बेटा अंदर और चार्ज कहां पर है, बाहर। इससे आपको क्या पता चला, इस पूरी कंडीशन में इस गॉसियन सरफेस से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, और जब वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो कहने का मतलब phi is equal to 0, और when phi is equal to 0 then inside electric field also will be 0। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका कि खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। सभी को समझ में आ गया? अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया है, जिनको नहीं आया उनको मैंने डिक्लेयर कर दिया। खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप गति। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। किसी प्रक्षेप के अधिकतम उड्डयन काल के लिए प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा? किसी प्रक्षेप के अधिकतम उड्डयन काल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताएं। ठीक है, फॉर द मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल का मतलब क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने समय में कोई बॉडी जहां से फेंकोगे प्रोजेक्टाइल में और ग्राउंड पर जाकर टकराने में जितना समय ले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, ये कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर यहां से बॉडी को फेंका और यहां पर आकर गिरा, किसी वस्तु को ओ से फेंकने पर वो पी पे गिरता है, तो टी को कहते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टी इज इक्वल टू होता है बेटा 2u sin थीटा बाई जी। उड्डयन काल का सूत्र अगर आप लोग ध्यान दें टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो t इज इक्वल टू होता है 2u sin थीटा बाई जी। अब सवाल कह रहा है मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल टी अधिकतम। बेटा कैपिटल टी मैक्सिमम तभी होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। ठीक, कैपिटल टी तभी मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जब 1, तो दिस इज इक्वल टू साइन 90। और यहां से अगर आप देखोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 90 अंश। थीटा इज इक्वल टू 90। दैट मींस एक बात हमको समझ में आ गई कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यानी अधिकतम उड़ान का समय, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब अधिकतम उड़ान का समय। तो अधिकतम उड़ान का समय तभी होगा, टी मैक्सिमम तभी होगा जब थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगी, 90 अंश। तो अगर किसी बॉडी को 90 डिग्री पर आप थ्रो करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा। दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मैक्सिमम। क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 भी हो गया, तैयार कर लो। अधिकतम उड्डयन काल के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कण जिसका एंगुलर मोमेंटम L है एक समान वृत्तीय गति करता है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दें, तो एंगुलर मोमेंटम बताएं। बेटा सवाल सभी को समझ में आ गया? रब कर दिया जाए, थोड़ा स्पेस मुझको चाहिए, इसमें जगह नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को हटा देता हूं। ऊपर वाले सवालों को आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, जल्दी से ये नीचे वाला क्वेश्चन भी नोट करो, 87। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 रब कर देंगे, नोट कर लिया? चलिए, जिसको प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके तब नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 88 ये कह रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, एक पार्टिकल जिसका एंगुलर मोमेंटम L है वो एक समान वृत्तीय गति करता है, अगर इसकी गति की आवृत्ति को दोगुना कर दो, फ्रीक्वेंसी को,
और काइनेटिक एनर्जी को आधा कर दो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। सवाल बेटा आपको समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? क्वेश्चन कह रहा है कि आप नए मोमेंटम को बताएं, फ्रीक्वेंसी को, गतिज ऊर्जा को आधा करें और आवृत्ति को दुगना। पहले मेन बात ये सवाल को पकड़ो, काइनेटिक एनर्जी को दुगना करो, k को 2k, गतिज ऊर्जा को आधा करो कह रहा है बेटा, k को k/2। क्वेश्चन कई सारे बच्चों को नहीं आया था, वो लोग समझ ले। काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दो और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो। फ्रीक्वेंसी माने ओमेगा, ठीक है, क्योंकि रोटेशन का सवाल है, घूर्णन गति का सवाल है। ओमेगा, ओमेगा को बोलते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। अब उसने कहा नए मोमेंटम को बताओ। याद करिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अर्थात घूर्णन गति ऊर्जा का सूत्र होता है k बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद आया बेटा? k बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और साथ में याद करो, एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग होता है L बराबर आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम होता है L बराबर आई ओमेगा या J बराबर आई ओमेगा। एक काम करो, यहां से I की वैल्यू निकालो, यहां से I इज इक्वल टू आएगा 2k अपॉन ओमेगा स्क्वायर। सही है? और ये I यहां रखो। जब इस I को यहां रखोगे तो L बराबर I की जगह 2k बटे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। समझ में आया आपको? L बराबर I की जगह 2k बटे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, दिस वैल्यू विल बी 2k बाई ओमेगा। ये फार्मूला बन गया L और ओमेगा में, ठीक है। तो प्रारंभिक संवेग ये हो गया, इनिशियल मोमेंटम L बराबर 2k बटे ओमेगा। अब ये कंडीशन लगाओ, नया मोमेंटम L डैश इज इक्वल टू L की जगह L डैश 2, k की जगह बटा कितना k बाई 2 और ओमेगा की जगह कितना 2 ओमेगा। 2 से 2 कैंसिल, फिर से ये आ गया k बाई 2 ओमेगा। सही कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को? काइनेटिक एनर्जी को क्या करना था? सही है वैसे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को करना था हाफ और ओमेगा को डबल, और इन दोनों को डिवाइड कर दो तो यहां से आया L डैश अपॉन L k बाई 2 ओमेगा इंटू ओमेगा बाई 2k। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, k से k, दैट विल बी 1/4। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो L डैश बराबर क्या आएगा बेटा? L/4। बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी को हाफ कर दो, ओमेगा को डबल कर दो तो नया कोणीय संवेग बताएं, तो नया एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? L/4। तरीका समझ गए? k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, घूर्णन गति ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी का फार्मूला, और एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इन दोनों को मैंने सिंप्लीफाई किया, यहां से I की वैल्यू को निकाल लिया, 2k बाई ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा, तो L डैश बराबर आ गया k बाई 2 ओमेगा, और दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवीजन करने के बाद रिजल्ट आया L डैश अपॉन L इज इक्वल टू 1/4, मल्टीप्लाई किया L डैश इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया? L/4। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन का सब बिल्कुल करेक्ट आंसर है L/4। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताओ, और अगर समझ में आ गया हो तो भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टिक करें। चलो बिल्कुल सही, ग्रीन सिग्नल आ गया है, इसका मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बढ़े, कैथोड की ओर गति करने वाले आयन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, कैथोड की ओर गति करने वाले आयन कहलाते हैं। सभी लोग जानते हो कि जो कैथोड प्लेट होती है उसका चार्ज होता है माइनस, और माइनस हमेशा किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव आयन को, जिसको बोलते हो कैटायंस। तो सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि कैथोड की ओर आने वाले जो आयंस हैं ये होते हैं पॉजिटिव आयंस, अर्थात इन्हीं को कहते हो कैटायंस। क्या बोलते हो? कैटायंस। तो कैथोड की ओर कौन से आयन आते हैं? कैटायंस। क्वेश्चन नंबर 89 89 का आंसर है कैटायन। सभी को समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है कैटायन। कैटायन एनायन दो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, वह ताप जिस पर पारे की प्रतिरोधकता 0 हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन कह रहा है वो टेम्परेचर बताओ जिस पर मरकरी की रेडिस्टिविटी रो 0 हो। रो को बेटा रेडिस्टिविटी या प्रतिरोधकता कहते हो, याद कर लेना। 4 केल्विन। 4 केल्विन टेम्परेचर पर अगर मरकरी को रखा जाए
तो उसकी रेजिस्टिविटी रो का मान 0 होता है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 केल्विन पर प्रतिरोधकता 0 होगी। प्रतिरोधकता को क्या बोलते हो? रेजिस्टिविटी। इसी को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। ये भी क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन कह रहा है वो टेम्परेचर जिस पर मरकरी की रेजिस्टिविटी 0 हो। आंसर है 4 केल्विन। आंसर क्या है? 4 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 91। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, इसीलिए आप लोग क्वेश्चंस को जरूर तैयार करें, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठा हो जाएंगे और फिर उनको एक साथ पढ़ पाना बेटा बड़ा मुश्किल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है न्यूट्रल वायर। बेटा आपको पता होगा घरों में एक वायर लगा होता है वायरिंग में, है ना, एक फेज का वायर होता है कि न्यूट्रल वायर होता है। तो जो न्यूट्रल वायर होता है इसको उदासीन तार कहते हो। इसको प्रायः काला ही रखा जाता है, ब्लैक। तो आप इसको लर्न कर लें। उदासीन तार का रंग, द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर ऑलवेज विल बी ब्लैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही। बेटा तैयार जरूर करते रहना सभी लोग, क्वेश्चंस को डिले मत करना। ठीक है, लाइफ में जिंदगी में जो भी काम करो मन लगा के करो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सिंसियरली होकर के करें, बिल्कुल लापरवाही ना करें। आपके साथ कई लोगों के सपने जुड़े हैं, जिसमें से सबसे मुख्य हैं आपके माँ बाप, आपके माता पिता, जो ये चाहते हैं कि आप जरूर सिलेक्ट हों, चयनित हों, आगे बढ़ें, अपने कैरियर को अच्छा बनाएं। तो कम से कम उनका ख्याल करो कि किस प्रकार उन लोगों ने आपको, आपकी केयर की है और आपके लिए कितना सोचा है, तब आज आप यहाँ तक पहुँच रहे हो पढ़ाई लिखाई करके, है ना। तो आप भी जरा पढ़ाई पे ध्यान दो, जिससे उनकी मेहनत व्यर्थ में ना जाए और आप सिलेक्ट हो। इसलिए मैं जो भी बात आपको बताता हूँ उसको ध्यान से सुना करो। पढ़ाई में कतई लापरवाही नहीं, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पे फोकस रखा करो, टॉपिक को रिवाइज किया करो और क्वेश्चंस को मन लगा के करो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जो टेलीग्राम क्वेश्चन के सोल्यूशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं या उन क्वेश्चंस को सीरियसली ले रहे हैं, है ना। एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाओगे अगर आप लापरवाही करोगे, इसलिए क्वेश्चंस को जरूर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 92, ये क्वेश्चंस वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एक दो बार पेपर दे चुके हैं वो लोग इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस यानी महत्वता समझ रहे हैं। नए बच्चे अभी उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, इसलिए आप लोग इनको कतई लापरवाही में ना लें, क्वेश्चंस को लगाएं। क्वेश्चन कह रहा है एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर आवर माने एम्पियर घंटा। एम्पियर आवर का मीन्स एम्पियर घंटा। बेटा एम्पियर आवर जो यूनिट होती है वो होती है सेल की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, और दूसरा होता है सेल की धारिता, कैपेसिटी ऑफ द सेल। ठीक है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि पेपर में आ चुका है पहले, इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। तो क्वेश्चन का आंसर है कि एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर आवर निम्न में से मात्रक है सेल की सामर्थ्य और धारिता में से। सही आंसर लेकिन बेटा सही होगा जो धारिता। सामर्थ्य को अभी आप इग्नोर कर सकते हो, सेल की धारिता, कैपेसिटी ऑफ द सेल। तो सेल की जो कैपेसिटी होती है उसको एम्पियर आवर में रिप्रेजेंट किया जाता है। चेक करके देखा जाए। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आया, इलास्टिसिटी का, प्रत्यास्थता का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ें। एक स्प्रिंग से mg बाहर लटकाने पर इसकी लंबाई x बढ़ गई, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा है एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को इस प्रकार टांगा गया और यहां से m द्रव्यमान को लटकाया। जब किसी स्प्रिंग से m द्रव्यमान को लटकाओगे तो भार जो होगा mg वो डाउनवर्ड होगा, और सवाल ये कह रहा है कि स्प्रिंग की जो लंबाई है वो x नॉट बढ़ जाती है। x0 को बोलते हो स्प्रिंग की लंबाई में होने वाली वृद्धि, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो अगर किसी स्प्रिंग पे कोई भार लटकाया जाए और उसकी लंबाई x नॉट बढ़ जाए तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य। तो ऐसी कंडीशन में आप लिखोगे W बराबर हाफ fx। W बराबर क्या लिखोगे बेटा 1/2 fx, और F बराबर क्या दिया गया है mg, और x की जगह x नॉट
इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर आएगा हाफ mg x0। और ये क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लंबाई x0 बढ़ जाए तो हाफ mg x0, और अगर x बढ़े तो हाफ mg x। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। x0 और x से कंफ्यूज ना होना, कहीं कहीं x को माना जाता है लंबाई में होने वाली वृद्धि, और कहीं पर x0 को माना जाता है लंबाई में होने वाली वृद्धि। सभी को क्लियर हो गया? क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, क्वेश्चन का सही आंसर आएगा हाफ mg x0, हाफ mg x0। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा इस क्वेश्चन में शायद कोई वैल्यू मिस्टेक है, मैं भी चेक करूंगा क्वेश्चन को, फिर आपको बताता हूं। तब तक आप लोग आगे वाला क्वेश्चन करें। सभी लोग इस वाले क्वेश्चन को पॉइंट कर लें, 50 न्यूटन वाला, चूंकि फोर्स और केवल टाइम दिया है। 1/2 ft से अगर लगाएंगे तो भी नहीं आएगा ये, इसमें कोई डेटा है अभी, शायद में भी 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पर 1/12 मिनट तक लगाया गया। काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी में होने वाली जो वृद्धि होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, और कार्य होता है W बराबर F इंटू एस, या W बराबर एफ एस कॉस थीटा, इस वजह से। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं। सूर्य का ताप निम्न में से नापा जाता है। टेम्परेचर ऑफ सन, क्वेश्चन नंबर 94 को अभी मैं चेक करता हूं फिर से, कि कोई शायद वैल्यू नहीं, बच्चे कह रहे सर इसका आंसर नहीं आ रहा है, इसको भी मैं चेक करूंगा। सूर्य का ताप निम्न में से नापा जाता है, तब तक आप लोग आगे वाला क्वेश्चन करें। टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड, सभी लोग जानते हो टेम्परेचर ऑफ, अगर सन आपको पता लगाना है, सूर्य का ताप आपको गणना करनी है, तो हम लोग यूज करते हैं पाइरोमीटर। पाइरोमीटर को हिंदी में बोला जाता है उत्तापमापी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तैयार कर लो। जितने भी आपकी ऐसी बॉडीज होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उनको मेजर करने के लिए हम लोग उत्तापमापी का प्रयोग करते हैं, पाइरोमीटर का, और ये स्टीफन के नियम पे आधारित होता है, स्टीफन्स लॉ, E प्रोपोर्शनल सिग्मा टी की पावर 4, E प्रोपोर्शनल सिग्मा टी की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 95 कर लिया। 94 को मैं डिटेल में भी चेक कर लूंगा, फिर मैं आपको बताता हूं। बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताएं आपको 94 का आंसर आया क्या है। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी छोड़ा है, कुछ एरर है या किसी का आंसर आ गया हो तो कमेंट करें क्या आंसर आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है, इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 96 निम्न में से किसकी अधिक संपीड़ितता होगी? कंप्रेसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 96 कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता। सभी लोग जानते हो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है गैसेस की, फिर होती है लिक्विड्स की, और सबसे कम होती है सॉलिड की। तो इसको आप तैयार कर लो। गैसों की संपीड़ितता सबसे ज्यादा, उसके बाद कम होती है द्रवों की, और उसके बाद कम होती है ठोसों की। तो जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो क्वेश्चन का सही आंसर है कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है किसकी? गैसों की। सभी को समझ में आ गया? नोट कर ले जल्दी से क्वेश्चन को, कर लिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 97 देखें। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 97 संचार उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई। सभी लोग जानते हो जो संचार उपग्रह होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये कहलाते हैं भू स्थिर उपग्रह, इनको कहते हो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, इनकी ग्राउंड से जो हाइट होती है वो लगभग 36,000 किलोमीटर या 34,000 किलोमीटर होती है। तो पृथ्वी तल से इनकी ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो जो संचार उपग्रह हैं जिनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हो, इनकी ग्राउंड से हाइट होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ठीक, बी इज करेक्ट। 32,000 में कंफ्यूज ना हो, 36,000। संचार उपग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000। ठीक है, संपीड़ितता में क्या सही था? गैसों की। सभी को क्लियर हो गया बेटा? तैयारी आपकी कैसी चल रही है, या आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और कमेंट करके आपको बताओ कि सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है बेटा, तो आज का वर्क हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा था इसलिए वीडियो लेंदी हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन पार कर जाएंगे, और बहुत जल्दी जितने भी क्वेश्चन हैं उनका टारगेट हम लोग टच करेंगे। बस आप लोग एक काम करो, सारे क्वेश्चंस को तैयार करो। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं उसका, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें।
और सॉल्यूशन के लिए यूट्यूब पर वीडियो को देखें, सारे सॉल्यूशंस आपको लगातार मिलेंगे। पढ़ाई करें, एंजॉय करें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और लगातार मेहनत को इसी प्रकार करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे क्वेश्चन नंबर 98 से सॉल्यूशन को लेके फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।